Good morning, dear student. As you know that we are studying our sixth chapter, Anatomy of Flowering Plants, and in our last lecture we will discuss the complex permanent tissue. Complex permanent tissue are of two types, xylem and phloem. Today we will discuss our next topic, that is the tissue system. What is tissue system and how it is work in a plant? We were discussing types of tissue based on a type of cell present. Later, now consider how tissue vary depending on their location in the plant body. अभी तक हमने जो भी टिश्यूज़ के बारे में स्टडी की वो हमने सेल के टाइप के अकॉर्डिंग की. अब हम बात करेंगे टिश्यू की कि उनकी लोकेशन कहाँ है प्लांट बॉडी के अंदर. इस बेसिस पे हम क्या करेंगे, टिश्यू सिस्टम को स्टडी करेंगे. देयर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन वुड ऑल्सो भी डिपेंडेंट ऑन लोकेशन. किसी भी टिश्यू का जो स्ट्रक्चर है और जो फंक्शन है वो उसके लोकेशन पे भी डिपेंड करता है. ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर एंड लोकेशन देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ टिश्यू सिस्टम. यहाँ अगर हम बात करें लोकेशन और उनके स्ट्रक्चर की, इस बेसिस पे टिश्यू थ्री टाइप्स की होती है. थ्री टाइप के क्या पाए जाते हैं, टिश्यू सिस्टम पाए जाते हैं. दीज आर द एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, द ग्राउंड और फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम एंड द वेस्कुलर और कंडक्टिंग टिश्यू सिस्टम. थ्री टाइप के टिश्यू सिस्टम पाए जाते हैं. अगर हम बात करें टिश्यू के स्ट्रक्चर और उनके फंक्शन की, टिश्यू के स्ट्रक्चर और उसके लोकेशन की, तो फर्स्ट जो टिश्यू सिस्टम होता है वो है एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम. द एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम forms the outermost covering of the whole plant body and compresses epidermal cell. तो जितना भी आउटर स्ट्रक्चर हमें दिखाई देता है एक प्लांट का, किसी भी एक प्लांट का जो आउटर स्ट्रक्चर है उसमें जो सेल्स आउटर कवरिंग करती हैं वो सेल होती हैं एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम की. ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, और ये बने रहती हैं किससे, एपिडर्मल सेल से. तो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम जो है वो एपिडर्मल सेल्स से मिल करके बना हुआ एक सिस्टम है. ठीक है, स्टोमेटा एंड एपिडर्मल एपिएंडिजेस. इसके अलावा कौन कौन सी और सेल होती हैं, स्टोमेटा और एपिडर्मल एपेंडिजेस, द ट्राइकोम्स एंड हेयर्स. ठीक है, ये भी जो एपेंडेजेस हैं एपिडर्मल के, ये भी किसके अंदर आते हैं, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम के. द एपिडर्म इज आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द प्राइमरी प्लांट बॉडी. किसी भी प्लांट की जो प्राइमरी लेयर है, आउटर मोस्ट जो प्राइमरी लेयर है वो एपिडर्मिस है. ठीक है, इट इज़ मेड अप ऑफ इलोंगेटेड कॉम्पैक्टली अरेंज्ड सेल फ्रॉम अ कंटिन्यूस लेयर. ये कैसी सेल्स होती हैं, ये बिल्कुल कॉम्पैक्ट सेल हैं और ये क्या है, इलोंगेटेड हैं काफ़ी ज़्यादा, और ये अरेंज्ड रहती हैं एक साथ एक कंटिन्यूस लेयर के रूप में. ठीक है, एपिडर्मिस इज यूजुअली सिंगल लेयर. जो एपिडर्मिस होती है वो केवल एक सिंगल लेयर की बनी रहती है. एपिडर्मल सेल आर parenchymatous with a small amount of cytoplasm lining the cell wall and a large vacuole. इन सेल्स में इन सेल का जो फॉर्मेशन होता है वो पेरेनकाइमेटस टाइप की सेल से मिल करके बना रहता है. ठीक है, और क्या होता है, स्मॉल अमाउंट में साइटोप्लाज्म में इनकी सेल वॉल की जो लाइनिंग होती है, जहाँ पर दो सेल वॉल आपस में मिली रहती हैं, वहाँ पर साइटोप्लाज्म की थोड़ी सी प्रेजेंस होती है. ठीक है, और इसके अलावा जो सेल्स होती हैं उनमें लार्ज वैक्यूल देखने को मिलते हैं. वैक्यूल क्या है, एक पार्ट है, सेल ऑर्गेनेल है किसी भी सेल के अंदर, और प्लांट सेल में जो वैक्यूल होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा लार्ज साइज के होते हैं. द आउटसाइड ऑफ द
epidermis is often covered with a waxy thick layer called the cuticle. अब क्या होता है, जो एपिडर्मिस होती है कभी कभी उसके बाहर से भी एक और लेयर पाई जाती है जो थोड़ी सी क्या होती है, वैक्सी होती है, जिसको क्या बोला जाता है, क्यूटिकल बोला जाता है, विच प्रिवेंट द लॉस ऑफ वाटर। और ये क्या करती है, ये वाटर के लॉस को कम करने का काम करती है। तो हम सोच सकते हैं कि क्यूटिकल किन प्लांट्स में पाई जाती होगी, ऐसे प्लांट्स में जहाँ पर वाटर की कमी होती होगी, जिस एरिया में वाटर की कमी होती होगी, तो वहाँ की लीव्स या उनकी जो स्टेम है वो अपने आप को क्या करती होंगी, इवॉल्व करती होंगी, उनमें ये इवोल्यूशन होता होगा या वो अडेप्ट होंगी ऐसे कि उनमें क्यूटिकल बन सके। क्यूटिकल इज़ एब्सेंट इन रूट। इसके अलावा जो क्यूटिकल होती है वो रूट्स में नहीं पाई जाती। Stom Stomata are structure present in the epidermis of leaves. इसके अलावा जो सेकेंड जो सिस्टम इस सिस्टम में आती हैं, एपिडर्मिस टिश्यू सिस्टम में, वो आती हैं स्टोमेटा, और ये ऐसे स्ट्रक्चर हैं जो प्रेजेंट रहते हैं एपिडर्मिस ऑफ लेयर। लेयर की जो आउटर मोस्ट लेयर होती है उसमें पाए जाने वाले स्ट्रक्चर हैं। ठीक है, स्टोमेटा रेगुलेट द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन एंड गैसियस एक्सचेंज। जो स्टोमेटा होता है उसका वर्क क्या होता है, वो रेगुलेट करने का काम करती है, जो प्रोसेस चलती है प्लांट की लीव्स में ट्रांसपिरेशन, जिसके द्वारा एक्सेस अमाउंट में जो वाटर प्लांट बॉडी के अंदर आया है वो गैसियस फॉर्म में या फिर वाटर वेपर के रूप में दोबारा से इन्वायरमेंट में चले जाए। तो इस प्रोसेस को रेगुलेट करने का जो काम है वो करता है स्टोमेटा, और इसके अलावा गैसियस एक्सचेंज का ये वर्क करती है। ठीक है, हम जानते हैं कि प्लांट बॉडी क्या करती है, ऑक्सीजन को फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के दौरान प्रोड्यूस करती है, और कंज्यूम क्या करती है, अपने फूड को प्रिपेयर करने के लिए वो एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करने का काम करती है। ईच स्टोमा इज कंपोज्ड ऑफ टू बीन शेप्ड सेल नोन एज गार्ड सेल। अब क्या होता है, जो स्टोमेटा होता है वो कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर दिखाई देता है। देखो यहाँ पर डायग्राम में दिखाया गया है, यहाँ पर आपको दो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, दो अलग अलग स्ट्रक्चर एक दूसरे के साथ मिल करके बने हैं। तो इन सेल्स को क्या बोला जाता है, गार्ड सेल। ठीक है, यहाँ पर लिखा है आपका गार्ड सेल। तो गार्ड सेल क्या है, ये बीन्स लाइक स्ट्रक्चर हैं, या किडनी लाइक स्ट्रक्चर भी हम इन्हें बोल सकते हैं, आपस में ज्वाइन है, इनको गार्ड सेल बोला जाता है। विच इनक्लोज स्टोमेटल पोर। जो स्टोमेटल पोर होता है जहाँ से गैसेस को अंदर बाहर जाना होता है, या फिर जहाँ से वाटर वेपर एटमॉस्फेयर पर आती है, उसको बंद और खोलने का काम कौन करते हैं, गार्ड सेल करते हैं। स्टोमेटल पोर कौन सा एरिया है, बिल्कुल सेंटर में। इन ग्रास इन ग्रासेस एंड द गार्ड सेल आर डम्बेल शेप्ड। जो ग्रासेस होती हैं उनकी जो गार्ड सेल होती है उनका शेप कैसा होता है, डम्बेल शेप का होता है, डम्बल जैसा होता है, वैसे ही उनका शेप होता है। द आउटर वॉल्स ऑफ गार्ड सेल अवे फ्रॉम द स्टोमेटल पोर आर थिन एंड द इनर वॉल टुवर्ड द स्टोमेटल पोर आर हाईली थिकन। जो सेल्स आउटर मोस्ट सॉरी गार्ड सेल के बाहर की ओर होती हैं वो क्या होती हैं, वो थोड़ा सा थिन होती हैं, जबकि जो इनर साइड की ओर होती हैं स्टोमेटल पोर की अगर अंदर की ओर देखें तो वो क्या होती है, थोड़ा सा थिकर होती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपको मैं बताता हूँ, जो सेल अंदर की ओर है, जो वॉल अंदर की ओर है ये थोड़ा सा थिकर है। और अगर हम इसको कंपेयर करें बाहर वाले जो वॉल है उससे अगर हम कंपेयर करें, तो ये अंदर साइड वाली जो वॉल है स्टोमेटल पोर की ओर वो थोड़ा सा थिक है, और जो आउटर सरफेस की ओर है वो क्या है, थोड़ा सा थिन है।
The guard cell process chloroplast and regulate the opening and closing of stomata. तो गार्ड सेल के पास क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट होते हैं और ये रेगुलेट करने का काम करता है। जो क्लोजिंग है स्टोमेटा की या फिर ओपनिंग है, दोनों को रेगुलेट करने का काम करते हैं। समटाइम अ फ्यू एपिडर्मल सेल in the vicinity of guard cell become specialized in their shape and size are known as subsidiary cells। कुछ कभी कभी ऐसा देखने को मिलता है कि जो गार्ड सेल है वो क्या हो जाती है, वो थोड़ा स्पेशलाइज्ड हो जाती है। किस चीज़ में स्पेशलाइज्ड होती है कि उसका शेप थोड़ा स्पेशलाइज्ड हो जाता है या फिर उसका साइज वो थोड़ा नॉर्मल जो गार्ड सेल है उससे थोड़ा अलग हो जाता है। तो ऐसे ऐसे गार्ड सेल को क्या बोलते हैं, सब्सिडियरी सेल्स बोलते हैं। द स्टोमेटल apparatus guard cell and the surrounding subsidiary cells are together called stomatal apparatus। तो इस पूरे स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, एक स्टोमेटल apparatus बोलते हैं इस पूरे स्ट्रक्चर को। द सेल ऑफ एपिडर्मिस बियर नंबर ऑफ हेयर्स। क्या होता है, जो एपिडर्मल एपिडर्मिस होती हैं सेल, वो उनमें क्या होते हैं, नंबर्स ऑफ हेयर भी प्रेजेंट रहते हैं। आप देखे होंगे बहुत सारे ऐसे प्लांट्स या फिर बहुत सारे ऐसे स्टेम जिनमें हमें आउटर सरफेस में कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं। जैसे आजकल बहुत सारी क्लाइंबर्स के अंदर आप देखते हैं पम्पकिन और ककड़ी वगैरह, तो उनमें आपको दिखाई देंगे उनके आउटर मोस्ट जो एपिडर्मिस है उसमें काफ़ी सारे हेयर्स देखने को मिलते हैं। द रूट हेयर्स आर unicellular elongation of the epidermal cell and help absorb water and minerals from the soil। जो रूट हेयर्स प्रेजेंट रहते हैं रूट में वो क्या होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं और इलोंगेशन होते हैं वो एपिडर्मल सेल के, ठीक है, केवल एक सेल्स के बने होते हैं और वो भी कौन सी सेल होती हैं, एपिडर्मल सेल होती हैं, ठीक है, जो हेल्प करते हैं एब्जॉर्प्शन में वाटर के और मिनरल्स के, कहाँ से, सॉइल में से। ऑन द स्टेम द एपिडर्मल हेयर्स आर कॉल्ड ट्राइकोम्स। ठीक है, जो हेयर्स होते हैं वो मेनली आपके रूट वाले रीजन में पाए जाते हैं और जो हेयर्स आपको दिखाई देते हैं स्टेम वाले रीजन में उन्हें ट्राइकोम्स बोला जाता है। द ट्राइकोम्स इन द शूट सिस्टम आर यूजुअली मल्टी सेलुलर। लेकिन हमने पढ़ा अभी कि जो रूट में हेयर होते हैं वो मेनली यूनिसेलुलर होते हैं, लेकिन जो जो हेयर्स प्रेजेंट रहते हैं शूट सिस्टम में स्टेम की ओर वो क्या होते हैं, मेनली वो मल्टी सेलुलर होते हैं। दे में बी ब्रांच्ड, वो ब्रांच भी हो सकते हैं, अनब्रांच्ड भी हो सकते हैं, सॉफ्ट भी हो सकते हैं और स्टिफ भी हो सकते हैं। वो उनका अलग अलग प्लांट्स में अलग अलग स्ट्रक्चर हमें देखने को मिल सकते हैं। दे में इवन भी सिक्रेटरी या फिर उनसे कोई ऐसा सिक्रीजन निकल रहा हो, कुछ ऐसे भी हो सकते हैं। राइट, द ट्राइकोम्स हेल्प इन द प्रिवेंटिंग वाटर लॉस ड्यू टू ट्रांसपिरेशन। और ये हेल्प करते हैं किस चीज़ में, कि अत्यधिक अमाउंट में वाटर जो है वो ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस के द्वारा प्लांट से बाहर न जाए, इस बात का वो ध्यान रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टिश्यू सिस्टम जो हमारी प्लांट की बॉडी में देखने को मिलता है वो होता है ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। द ऑल टिश्यू एक्सेप्ट एपिडर्मल एंड वैस्कुलर बंडल कंस्टिट्यूट द ग्राउंड टिश्यू। सारी की सारी सेल्स जो एपिडर्मिस और वैस्कुलर जाइलम और फ्लोएम टिश्यू के अलावा जो प्रेजेंट रहती हैं प्लांट की बॉडी में वो आती हैं ग्राउंड टिश्यू सिस्टम के अंदर। ठीक है, इट consists of simple tissues such as parenchyma, collenchyma and sclerenchyma। इसके अंदर कौन कौन सी टिश्यू आती हैं, जो सिंपल परमानेंट टिश्यू होती हैं, पेरेनकाइमा, कॉलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा वो आती हैं। पेरेनकाइमेटस सेल्स आर यूजुअली प्रेजेंट इन कॉर्टेक्स। और जो, हाँ हाँ, सॉरी,
मैं बोल रहा था पैरेनकाइमेटा सेल्स आर यूजुअली प्रेजेंट इन कॉर्टेक्स, पेरिसाइकिल, पिथ एंड मेडुलरी टेस। तो इन सारे रीजन्स में जब हम अभी पढ़ेंगे स्टेम की एनाटॉमी और लीव्स की, तो हमें ये सारे रीजन्स वहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। इन द प्राइमरी स्टेम एंड रूट्स, प्राइमरी रूट्स स्टेम और रूट्स में अगर हम देखें तो जहाँ पर हमें ग्राउंड सिस्टम देखने को मिलता है वो रीजन है कॉर्टेक्स, पेरिसाइकिल, पिथ and medullary rays. In the leaves, the ground tissue consists of a thin-walled chloroplast containing cell and is called mesophyll. और ऐसा रीजन लीव्स के अंदर जहाँ पर क्लोरोप्लास्ट भी प्रेजेंट रहती है उसको बोला जाता है मीजोफिल। नेक्स्ट टिश्यू सिस्टम के अंदर आती है वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम। द वैस्कुलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स टिश्यू। तो हम इसको पहले पढ़ चुके हैं कि यहाँ पर कॉम्प्लेक्स टिश्यू आती है वैस्कुलर सिस्टम के अंदर। फर्स्ट होती है फ्लोएम, सेकेंड वन इज जाइलम। द जाइलम एंड फ्लोएम टुगेदर कंस्टिट्यूट वैस्कुलर बंडल। और दोनों आपस में मिलके क्या बनाती हैं, वैस्कुलर बंडल को बनाने का काम करती हैं। इन डाइकोटिलेडन्स स्टेम कैम्बियम इज प्रेजेंट बिटवीन फ्लोएम एंड जाइलम। जो डाइकोटिलेडन्स प्लांट हैं उनमें क्या होता है, उनमें कैम्बियम पाई जाती है जाइलम और फ्लोएम के बीच में। ठीक है, यहाँ पर आपको दिखा रखे वेरियस टाइप ऑफ वैस्कुलर बंडल, रेडियल, कंजॉइंट एंड कंजॉइंट ओपन। टू टाइप्स के यहाँ पर दिखाई दे गए हैं। अभी इनको पढ़ते हैं क्या है ये। मैंने बोला कि जो डाइकोटिलेडन्स प्लांट हैं उनकी जो स्टेम होती है उनमें जाइलम और फ्लोएम के बीच में एक और रीजन, एक दोनों के बीच में एक डिवाइडिंग पॉइंट पाया जाता है जिसको क्या बोलते हैं, कैम्बियम बोलते हैं। सच वैस्कुलर बंडल बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ कैम्बियम possesses the ability to form secondary जाइलम एंड फ्लोएम टिश्यू। तो ऐसे प्लांटों में एक कैपेसिटी होती है कि वो अब सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम को बना सकें। ठीक है, किसकी भी कैपेबिलिटी होती है, ऐसे प्लांट्स की जिनमें कैम्बियम प्रेजेंट रहते हैं। और वो कौन से प्लांट होते हैं, वो होते हैं डाइकोटिलेडन्स प्लांट। ठीक है, एंड हेंस आर कॉल्ड ओपन वैस्कुलर बंडल। तो ऐसे प्लांट्स के जो बंडल होते हैं वैस्कुलर बंडल, उन्हें क्या बोला जाता है, ओपन वैस्कुलर बंडल बोला जाता है। इन मोनोकोटिलेडन्स प्लांट द वैस्कुलर बंडल हैव नो कैम्बियम प्रेजेंट इन दैम। और उनमें मोनोकोटिलिडेंस की अगर हम बात करें तो उनके जाइलम और फ्लोएम के बीच में कोई भी कैम्बियम प्रेजेंट नहीं रहती है। सिंस दे डू नॉट फॉर्म सेकेंडरी टिश्यू एंड दे आर रिफर टू एज क्लोज्ड वैस्कुलर बंडल। ठीक है, मोनोकोटिलिडेंस का जो वैस्कुलर सिस्टम होगा वो कैसा होगा, क्लोज्ड होगा। और डाइकोटिलिडेंस का ओपन होगा। क्यों होगा, क्योंकि वहाँ पर सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम बन रहा है, तो इसलिए उसे ओपन बोला गया है। और ऐसा किस में होता है, ऐसा डाइकोटिलिडेंस में होता है क्योंकि उनकी जाइलम और फ्लोएम के बीच में एक और लेयर पाई जाती है जिसको क्या बोला जाता है, कैम्बियम बोला जाता है। When the xylem and phloem within the vascular bundle are arranged in an alternate manner along the different radii, the arrangement is called radial। ठीक है, ऐसा ऐसा डायग्राम वैस्कुलर बंडल का जिसमें जाइलम और फ्लोएम क्या हो, अरेंज्ड हो एक अल्टरनेट मैनर में, यानी कि एक फिक्स्ड मैनर में। पूरे जो स्टेम की अगर हम एनाटॉमी देखें उसमें एक फिक्स्ड मैनर में वो अरेंज हो, तो इसमें क्या ये ऐसे को हम बोलते हैं रेडियल वैस्कुलर सिस्टम। सच इन रूट। और ऐसा कहाँ दिखाई देता है, ऐसा हमें रूट्स की जो एनाटॉमी होती है उसमें दिखाई देता है। इन कंजॉइंट टाइप द वैस्कुलर बंडल, द जाइलम एंड फ्लोएम आर jointly situated along the same radii of vascular bundle। और कंजॉइंट टाइप जो है उसमें क्या होता है कि
जो जाइलम और फ्लोएम है वो आपस में जॉइंटली सेम रेडियस में वेस्कुलर बंडल के हमें दिखाई देते हैं। सच वेस्कुलर बंडल आर कॉमन इन स्टेम एंड लीव्स। और ऐसे वेस्कुलर बंडल हमें कहाँ दिखाई देते हैं? स्टेम और लीव्स के अंदर दिखाई देते हैं। द कंजॉइंट वेस्कुलर बंडल यूजुअली हैव द फ्लोएम लोकेटेड ओनली द आउटर साइड ऑफ जाइलम। अब क्या होता है, जो कंजॉइंट वेस्कुलर बंडल होता है ना, वो उनमें फ्लोएम कहाँ की ओर होता है? आउटर साइड की ओर होता है जाइलम के। ठीक है, तो यहाँ पर लेक्चर आज का कंप्लीट होता है। इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।